हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मर्जर अमलगमेशन की चर्चा की थी। आज हम लोग करने वाले हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी। देखिए, ये चीज करने से पहले बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट में कह रहे हैं सर एमसीक्यूज कराइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराइए और रोज क्या है 2-3 वीडियो डालिए। देखिए 2-3 वीडियो रोज डालना पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि इसके लिए बहुत सारे मेहनत लगते हैं ना। आपके आधे घंटे के लेक्चर्स के लिए 2-3 घंटे का मेहनत होता है और भी जगह पे काम होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियोस आ जाए रोज अभी कुछ दिन के बाद, है ना। और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी ये क्लास करते हैं, फिर मिलते हैं, है ना। चलिए तो क्लास पे चलते हैं। देखिएगा बेसिकली क्या है, आप रिकंस्ट्रक्शन वर्ड से समझिए। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आया, हाँ सर, क्योंकि कोई भी चीज जब बिल्डअप होती है उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, अब जैसे घर वाला बनाते हैं तो कंस्ट्रक्शन होता है ना, हाँ। तो वैसे ही कोई कंपनी बनी तो कंस्ट्रक्ट हुई होगी, कंस्ट्रक्शन आया होगा। और रिकंस्ट्रक्शन मतलब दोबारा से कंस्ट्रक्ट होना। क्यों हुआ होगा? कोई तो रीजन रही होगी ना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज का, दोबारा कंपनीज फॉर्म करने का। तो सर क्या रीजन रहा होगा? रीजन ये रहा होगा, हो सकता है कंपनी बहुत सारा लॉस फेस कर रही होंगी, नहीं। बहुत सारा झूठ मूठ में वैल्यूज दिखा रखा होगा, नहीं। गुडविल के नाम पर कुछ पैसे जनरेट कर लिए होंगे, हाँ, क्योंकि गुडविल भी क्या है, एक मेरी वैल्यू ही तो, रेपुटेशन ही तो है। जब कंपनी लॉस में जा रही है तो भाई रेपुटेशन कैसा। तो ये सब चीजों का ट्रीटमेंट करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज किया जाता है, ताकि हम कंपनीज को, जो भी मेरी कंपनी चल रही है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकें, एग्जैक्ट फिगर में हम उसको लेके आ सकें। अब आइए बुक पढ़ने से पहले चलते हैं नोट्स में और समझते हैं नोट्स में कि भाई साहब क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम सबको पता है नोट्स है तो सब कुछ है। आइएगा जी, नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा है मैंने, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब रीऑर्गेनाइज्ड ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी को दोबारा से ऑर्गेनाइज्ड करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी बोलते हैं, नहीं। हाँ जी सर। अब दो तरीके से सर, एक तो है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक है क्या होता है, दो तरीके से रिकंस्ट्रक्शन होता है, एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो सर जो कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है और अगर उसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ रही है तो उसमें जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और कंपनी में बाहर की वजह से जो प्रॉब्लम आई, लॉसेस ज्यादा हो गए, नहीं, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। बेसिक बोलचाल की भाषा में समझिए, बुकिश लैंग्वेज आगे आपको बताया जाएगा। देखिए अब क्या है, अब ये समझिएगा, बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि एक कंपनी है और अगर वो जाके न्यू एक कंपनी फॉर्म कर लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब यहां सीधा सीधी बात कहें तो यहां एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में नई कंपनी फॉर्म की जाती है पुरानी को लिक्विडेट करने के बाद। तो क्या लिखा कि लिक्विडेट करके न्यू कंपनी फॉर्म करते हैं। क्लियर है? हाँ। अब यहां देखिए इंटरनल में रीऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, सेम एक कंपनी ही रहेगी, लेकिन जब उसके बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो वहां बैलेंस शीट में एक वर्ड यूज किया जाता है, बैलेंस शीट एंड रिड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कैपिटल का रिडक्शन करते हैं, नहीं, हाँ, अल्टरेशन या रिडक्शन, जो मेथड्स हैं आपको पढ़ने को मिलेंगे। आगे आगे देखिए दो मेथड्स क्या क्या है। बेसिकली हमको पढ़ना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, हमारे एनटीए के सिलेबस में है। तो आइए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की चर्चा पहले करते हैं, फिर डिटेल में आगे और पढ़ेंगे। देखिएगा जो पूछा जाएगा एग्जाम में, आपका एक तो सवाल ये पूछ लिया गया था पिछले बार कि भाई साहब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कौन सा वर्ड यूज किया जाता है बैलेंस शीट में, तो वहां दिया गया था बैलेंस शीट एंड रिड्यूस्ड और वो इसका आंसर हो जाता। उसी तरह से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कुछ मेथड्स है, दो मेथड, एक अल्टरेशन मेथड और एक रिडक्शन मेथड्स। तो अल्टरेशन और रिडक्शन मेथड्स के सीक्वेंस भी दिए जा सकते हैं या पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा इसमें आता है इसके अंदर। तो आइए एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। देखिए पहला मेथड क्या है जी, अल्टरेशन या चेंज इन शेयर कैपिटल। मतलब सर जब कोई शेयर कैपिटल में बदलाव होगा या ऑल्टर करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरेशन। अब देखिए यहां दो चीजें होती है, एक तो भाई साहब
आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दीजिए, चूंकि एमओए में अगर आपका लिखा हुआ नहीं है और एओ में भी लिखा हुआ नहीं है तो आपको क्या स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। तो ये जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। क्या बोला मैंने कि ओनली स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, तो स्पेशल रिजोल्यूशन एओए में बदलाव करके किया जाएगा जी बिल्कुल। अब देखिए क्या क्या चीजें होती है इसमें, 4-5 चीजें। तो सबसे पहले क्या करा जाएगा, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर लिया जाएगा। फिर दूसरा क्या किया जाएगा, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, मतलब अब जैसे जो 10 रुपए वाला शेयर है उसको 100 रुपए बना देगा, इंक्रीज कर लिया वैल्यू को। नहीं, जैसे मान लेते हैं हमने कि हमारी 10 लाख का कैपिटल है, 10 लाख का कैपिटल है और हमको उसको डिवाइड करना है मान लेते हैं 10,000 शेयर में, तो 100 रुपए का शेयर बन गया। पहले क्या था 1 लाख शेयर्स में डिवाइड था, तो हमने क्या किया उसको रिड्यूस कर दिया क्या आपके शेयर्स को और इसकी वैल्यू बढ़ा दी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर क्लियर हो गई। तीसरा है सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। सब डिवीजन ऑफ शेयर्स मतलब शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे 10 लाख का कैपिटल है तो शेयर्स को डिवाइड कर देते हैं, मतलब कैसे 10,000 शेयर में 100 रुपए वाला ईच, तो ये भी एक तरीका हो गया। फिर कैंसिलेशन ऑफ अनइशूड शेयर, जो शेयर मेरे अनइशूड है, इशू है ही नहीं, तो उसको कैंसिल कर देंगे, खत्म कर देंगे, तब जाके क्या होगा लिक्विडिटी। जैसे इशूड शेयर तो होता है वो जो इशू कर दिया गया, अनइशूड मतलब जो नई इशू हुआ है। जैसे ऑथोराइज शेयर मान लेते 10 लाख है, उसमें से 6 लाख इशू कर दिया, तो 4 लाख का अनइशूड अभी बचा हुआ है ना जी, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। उसके बाद है कन्वर्जेंस ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, जो भी शेयर्स होंगे उसको हम स्टॉक में बदल देंगे। तो ये क्या है, बेसिकली अल्टरेशन है, किस चीज के लिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए। नहीं, हाँ इसका पहला मेथड। अब आ जाइए दूसरा मेथड में, देखिए दूसरा मेथड क्या कहता है, बोलता है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके। एक तो अल्टरेशन किया वहां पे शेयर कैपिटल में, और यहाँ दूसरा है रिड्यूस करके। तो रिड्यूस करने के लिए आपको सबसे पहले एक तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना ही होगा एओए में, और उसके बाद ट्रिब्यूनल की भी रिक्वायरमेंट होगी आपको कि भाई ट्रिब्यूनल के थ्रू, आप बिना ट्रिब्यूनल के परमिशन के ये काम नहीं कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है ये बताया गया, इसको ध्यान में समझिएगा। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रिडक्शन है तब ही आप रिडक्शन कर सकते हो, नहीं तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव कर सकते हैं। देखिए पहला जो टर्म है, क्योंकि इसमें ट्रिब्यूनल की जरूरत है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर रिडक्शन आपने लिख रखा है कि भाई हम कभी रिड्यूस करेंगे तो पॉसिबल है, नहीं तो फिर आप एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करिए और फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव कर दीजिए। फिर बी नंबर क्या बोल रहा है इसका, बोल रहा है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर भेजना होता है। आप देखो जब आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे तो उसकी एक कॉपी आपको रजिस्ट्रार को भेजना होगा 30 दिन के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। फिर तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको पिटीशन फाइल करना होगा ट्रिब्यूनल कोर्ट में और कंपलसरी रिडक्शन के लिए कि भाई हम रिडक्शन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या पिटीशन फाइल करना होगा ट्रिब्यूनल में। नहीं, हाँ जी। अब उसके बाद क्या पूरा, अगर कंपनी ने अपनी कैपिटल रिड्यूस किया है तो वर्ड्स ऐड करना होगा एंड रिड्यूस्ड। कौन सा वर्ड ऐड करना होगा जी बैलेंस शीट में, एंड रिड्यूस्ड। और उसके बाद ई नंबर पे क्या है, कह रहा सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑर्डर एंड चेंज्ड एमओए, क्या करना होगा, इसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देना पड़ेगा विद इन द 3 मंथ्स ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। जब कोर्ट ऑर्डर दे दे कि भाई साहब तुम रिड्यूस कर लो, तो ये जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर और चेंज्ड एमओए जो आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके जो बदलाव किया है वो उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देना पड़ेगा। नहीं, हाँ जी ठीक है, कितने 3 महीने के अंदर। क्लियर है बात? हाँ जी सर। चलिए, तो ये 2 मेथड थे, इसके 5 पॉइंट्स नीचे और 5 पॉइंट्स ऊपर, ये दोनों याद रखिएगा। बेसिकली मैंने बहुत इजी करने की कोशिश करी है, वरना इंग्लिश वाला लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है। टफ क्या, इजी होगा सबके लिए, मेरे लिए टफ है थोड़ा सा, बट आप सबके लिए बहुत इजी है। आइए देखिए, अब पढ़ना बुक से शुरू करते हैं। नहीं, हाँ जी सर आइएगा। सबसे पहले क्या बोला, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। कहता है रिकंस्ट्रक्शन इंप्लाइज रीऑर्गेनाइज और रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ ए एग्जिस्टिंग कंपनी। जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको रीऑर्गेनाइज करना या रिकॉन्स्टिट्यूट करना
किसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उसके फाइनेंस के स्ट्रक्चर को, उसको हम लोग बोलते हैं जी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। कह रहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, दो तरीके के रिकंस्ट्रक्शन है। पहला है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बोल रहा है इन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड व्हिच टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी, whereas internal reconstruction refers to the reduction of share capital to the cancel any paid up share capital which is lost or unrepresented by the available assets। तो ये तो मैंने आपको बताया कि सर जो आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है उसमें क्या होगा सर, उसमें जो है नई कंपनी फॉर्म्ड होगी और वह सारा बिजनेस कोई नई कंपनी ले लेगी। लेकिन जो इंटरनल है उसमें दो मेथड्स के थ्रू काम करेंगे, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल और अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। देखिएगा कह रहा है दिस इज डन टू राइट ऑफ द पास्ट एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ द कंपनी। ऐसा क्यों किया जाता है, राइट ऑफ करने के लिए, जो पास्ट एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ है उसको के लिए। अब देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल के रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ाई करते हैं थोड़ी। कह रहा है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन व्हेन अ कंपनी इज सफरिंग लॉसेस फॉर द पास्ट सेवरल इयर्स एंड फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। ध्यान दीजिएगा, बोला कि जब एक कंपनी सब लॉस को सफर कर रहा है और पास्ट सेवरल इयर्स, पिछले कुछ सालों से, और फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब पैसे की प्रॉब्लम। तो द कंपनी कैन सेल इट्स बिजनेस टू दी अनदर न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। तो तब क्या करती है वो कंपनी, अपनी इस बिजनेस को नई कंपनी को बेच देती है। नहीं, हाँ जी। तो क्या कह रहा है, एक्चुअली द न्यू कंपनी इज फॉर्म टू टेक ओवर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ओल्ड कंपनी। मोटा भाई साहब ऐसा है, जो नई कंपनी बनी वो पुराने कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज को परचेज कर लेती है। कह रहा है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स द एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन रेफर्स टू द सेल ऑफ बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी to the another company formed for the purpose। in external reconstruction one company is liquidated, another new company is formed। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में नई कंपनी फॉर्म की जाती है, पुराने का एसेट्स परचेज कर देती है, एसेट्स लायबिलिटी सब परचेज कर लेती है और पुराने के लिक्विडेट भी कर देती है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। मैं कह रहा था लिक्विडेटेड कंपनी इज कॉल्ड वेंडर कंपनी एंड द न्यू कंपनी इज कॉल्ड परचेजिंग कंपनी। शेयर होल्डर्स ऑफ द वेंडर कंपनी बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द परचेजिंग कंपनी। जो पुरानी कंपनी, वेंडर बेचने वाला कंपनी, जो खरीदने वाला कंपनी इसको परचेजिंग कंपनी, और शेयर होल्डर्स जो इसका रहेगा वही उसका भी शेयर होल्डर्स बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें बड़ा चीज तो है नहीं। अब आ जाइए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। थोड़ा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रेफर्स टू द इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। इंटरनली रीऑर्गेनाइजेशन करना है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी का। कह रहा है इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ रीऑर्गेनाइजेशन विच परमिट्स एग्जिस्टिंग कंपनी टू बी कंटिन्यूड। क्या बोला भाई साहब, रीऑर्गेनाइज करके वही कंपनी को कंटिन्यू करना है। क्या जनरली शेयर कैपिटल इज रिड्यूस टू राइट ऑफ द पास्ट एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ द कंपनी। हाँ, अब देखिए शेयर कैपिटल को रिड्यूस क्यों किया जाता है, राइट ऑफ रिटर्न ऑफ करने के लिए, जो भी पास्ट में एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ है उसके लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन डन by the company when there is over valuation of assets and under valuation of liabilities। हाँ, जब इसका क्यों जरूरत पड़ती है इसका, तो बोला भाई साहब जब ओवर वैल्यूएशन हो गया एसेट्स का और अंडर वैल्यूएशन हो गया लायबिलिटीज का, तो हम इसको क्या करते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। कहता है देयर इज डिफिकल्टी टू मीट द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड देयर आर कंटिन्यूअस लॉसेस। और अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में दिक्कत हो रही है, कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं, तो भी हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो दो केस हो गया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का अंडर वैल्यूएशन। दूसरा डिफिकल्टी इन फाइनेंशियल क्राइसिस और कंटिन्यूअस लॉसेस हो जा रहा है, तो ये चीज होगा तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना जरूरी हो जाता है। अब आ जाइए मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये तो पढ़ा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग, फिर भी एक बार देख लीजिए। कह रहा है इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नाइदर एनी कंपनी इज लिक्विडेटेड नॉर एनी न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड। कोई भी नया कंपनी बनाया नहीं जाता है। Only company internal form is changed by alteration and reduction of share capitals of a company। देखिए जो भी कंपनी का इंटरनल फॉर्म है वो चेंज किए जाते हैं अल्टरेशन एंड रिडक्शन इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, दिस स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज बेनिफिशियल ऑफ द कंपनी हैविंग ह्यूज एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड व्हिच एसेट्स आर ओवरवैल्यूड। ये तो बताया अभी मैंने कि एसेट्स को ओवरवैल्यू हो गया और लायबिलिटी डिवैल्यूड हो गया होगा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। कहता है लेट्स डिस्कस These objectives in brief में डिस्कस करते हैं। आई फिर क्या बोला, टू एलिमिनेट द फिक्टिशियस एसेट्स ऑफ द कंपनी सच एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर।
इसको एलिमिनेट करने के लिए। कह रहा है टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड ब्रिंग इट्स टू रियल वर्थ। अब देखिए होता क्या है ना, कभी कभी कोई कंपनी बहुत ज्यादा वैल्यू दिखा देती है अपने एसेट्स का, अपनी कंपनी का बहुत ज्यादा हाई वैल्यू कर देती है, जबकि रियल नेट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो वो रिड्यूस कर देता है भाई साहब शेयर कैपिटल को और बोलता है भाई साहब जो रियल वर्थ है वो तुम दिखाओ। कह रहा है क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस अमंग द शेयर होल्डर्स बाय प्रोवाइडिंग देम फेयर रिटर्न ऑन देयर ट्रू इन्वेस्टमेंट। अब देखिए जो शेयर होल्डर हैं वही तो आपके ऑनर भी हैं, तो अगर आप उनको ट्रू इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं देंगे तो फिर वो भाग जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करना कि भाई साहब आपको ट्रू रिटर्न मिल रहा है। टू प्रेजेंट द रूल ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ ये भी एक रूल है कि भाई आपको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है उतना ही दिखानी चाहिए, तो इस रूल को ध्यान रखते हुए काम किया जाता है। तो ये सारे क्या ऑब्जेक्टिव्स है। अब आइएगा आप इसका चार्ट पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से चार्ट को क्लियर करते हैं नहीं, देखिएगा। तो सबसे पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट इसको चेंज कर लेता हूं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिफर्स टू द मेथड ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग वेयर द एग्जिस्टिंग कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड और फॉर्म अ न्यू वन। तो यहाँ पे इंटरनल में कोई नया कंपनी नहीं बनाया जाता है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इज वन विच इज द कंपनी अंडरगोइंग रिकंस्ट्रक्शन इज लिक्विडेटेड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। तो यहाँ लिक्विडेट करके नई कंपनी फॉर्म की जाती है और उसको पुरानी कंपनी को परचेज कर लिया जाता है। यहाँ बोल रहा है नो न्यू कंपनी इज फॉर्म, यहाँ न्यू कंपनी फॉर्म किया जा सकता है। देखिएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी में लिखना होगा वर्ड क्या, एंड रिड्यूस्ड, और यहाँ कोई स्पेसिफिक टर्म्स यूज नहीं किया जाता है। कहाँ, एक्सटर्नल में। कह रहा है कैपिटल डिडक्शन, कैपिटल इज रिड्यूस्ड एंड द एक्सटर्नल लायबिलिटी होल्डर्स वेव देयर क्लेम्स। कहाँ, इंटरनल में। और एक्सटर्नल में नो रिडक्शन इन द कैपिटल, कोई रिडक्शन कैपिटल में नहीं होता एक्सटर्नली। तो अब देखिए इंटरनल में अप्रूवल ऑफ द कोस्ट इट इज मस्ट। देखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करिएगा तो कोर्ट का अप्रूवल मस्ट है, और एक्सटर्नल में नो अप्रूवल ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल में कोई रिक्वायर्ड जरूरत नहीं है। कह रहा है ट्रांसफर नो सच ट्रांसफर टेक्स प्लेस। अब कोई एसेट लायबिलिटी का ट्रांसफर क्यों करेगा भाई, जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेगा तो अपने ही पास रखेगा ना, कंपनी थोड़ी चेंज कर रहा है। बिल्कुल सही। उसके बाद क्या है, एसेट और लायबिलिटीज ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी आर द ट्रांसफर टू द न्यू। हाँ यहाँ क्योंकि नया कंपनी फॉर्म कर रहा है तो होगा क्या कि आपके जो एसेट और लायबिलिटीज हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे नई कंपनी में। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आइए नीड, क्या क्या नीड है इसके लिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा एक एक चीज करने के लिए। तो नीड फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोला कि भाई साहब ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो अब ट्रू एंड फेयर व्यू क्यों मिलेगा, क्योंकि जो वैल्यू हम फालतू में दिखा के रखे थे, जैसे हमारे कंपनी लॉस पे चली जा रही थी और हम गुडविल दिखा रखा है हमने, ये तो वही बात हो गई है। हमारी गर्लफ्रेंड नाराज है, हम बोल रहे हैं हमारे पास 3-4 गर्लफ्रेंड और ऑलरेडी भरी पड़ी हुई है। अरे भाई अपने वाले को तो मना लो पहले, नहीं चलो। तो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आप जैसे इस बात को और ध्यान से समझिए कि मान लेते हैं गुडविल। गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन होता है। अब बैलेंस शीट के साइड में गुडविल आप दिखा दे रहे हो, गुडविल दिख रहा है 10 लाख रुपया और उधर लॉस आपके 9 लाख रुपया हो रखे हैं, तो आप सोचो गुडविल का वैल्यू बचा? नहीं बचा, क्योंकि गुडविल तब होती है जब प्रॉफिट के बियॉन्ड आपको पैसा मिल जाता है, तभी गुडविल। नहीं मिला तो गया, तो गुडविल को हटा दीजिए, कंपनी की एग्जैक्ट पोजीशन आ जाएगी और आपको 1 लाख रुपया प्रॉफिट भी दिखेगा। क्लियर बात, समझ में आ रही है? हाँ जी सर। चलिए तो क्या बोल रहा है कि कंपनी में बी इनकरिंग लॉसेस for several years. In such cases the financial position cannot reflect a true and fair review, hence it necessitates reorganization in order to disclose the actual financial position of it. बिल्कुल सही, ट्रू। जब भाई साहब आपका लॉस हो ही रहा है तो आपको दिखाना पड़ेगा ना ट्रू, बढ़ा के क्या करोगे, कहां लेके जाओगे? क्लियर बात? हाँ। दूसरा वैल्यू ऑफ एसेट्स, बिल्कुल वैल्यू ऑफ एसेट्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही वैल्यू आपके कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताने में हेल्प करेंगे। On a careful analysis, it may reveal that the such continuous loss-making companies consist either overvalued tangible assets or insignificant intangible assets. To get rid of these unreal value of assets, they should be updated to their real values by reconstruction of by way of reconstruction. तो वैल्यू ऑफ एसेट्स को भी आपको करना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि ज्यादा है तो कम कर देते हैं और कम है तो ज्यादा नहीं करना है, वही।
ठीक है, जो रियल है वो वैल्यू दिखाना है, नहीं। हाँ जी, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, अगर कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है तो इसको भी पे करना होगा। कह रहा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इंक्लूड लोन, पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस, डिविडेंड, डिबेंचर्स, दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज और स्टिपुलेटेड स्पेसिफिक टाइम, दिस हैव टू बी रिड्यूस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू रिऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इसको रिड्यूस करना ही पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने के लिए, यही बोल रहा है कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को भी कम क्या कम, जैसे एसेट का था तो हमने भाई ओवर वैल्यूड था तो उसको कम किए, तो ये भी अंडर वैल्यूड है तो उसको भी दिखाएंगे सही तरीके से। हाँ बिल्कुल उसी तरीके से शेयर कैपिटल का भी ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। हाँ जी, अब आ जाइए जो मेन टॉपिक है आपका, जिससे आपका क्वेश्चन सवाल पूछा ही जाएगा, एकदम 100% ये पूछता है। क्लियर है बात जी सर। आइए क्या बोल रहा है, कह रहा मोड्स और मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देखिएगा अभी तक हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही पढ़े हैं, नहीं। हाँ जी आइएगा, ये देखिए, हाँ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो अब क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों पढ़ रहे हैं सर, क्योंकि ये नेट के सिलेबस में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। कह रहा देयर आर टू मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कौन कौन सा, एक तो बोला ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, दूसरा बोला रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। दोनों या तो ऑल्टर कर दो या रिडक्शन कर दो, रिड्यूस मतलब कम कर दो, घटा दो, या फिर अल्टर कर दो, चेंज कर दो, नहीं। क्लियर है बात। हाँ जी, कह रहा लेट अस डिस्कस दीज टू मेथड्स इन डिटेल। आइए पढ़ते हैं। तो अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल का क्या मतलब हुआ, आइए देखिए। कह रहा द अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल इन्वॉल्व्स दोज केसेस व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट। बोला भाई साहब इस पे कोर्ट की रिक्वायर नहीं है अप्रूवल की, ठीक है, तो अल्टरेशन कर सकते हैं तो कोर्ट जरूरत नहीं है इसमें, एकदम नहीं, किसी तरह का अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कह रहा फॉलोइंग आर दी अल्टरेशन व्हिच अ कंपनी कैन कैरी आउट इफ द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी एम्पावर। देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर कंपनी कह रहा है तो आप ये सारा काम कर सकते हैं। कौन कौन सा काम कर सकते हैं, आइए देखते हैं क्या करके। क्या इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, ये कर सकते हैं, शेयर कैपिटल को अपना बढ़ा सकते हैं। The share capital of the company can be increased only by the issue of new shares. न्यू शेयर को न्यू शेयर इशू किए तो भाई कैपिटल बढ़ गया ना आपका। हाँ जी, दूसरा क्या है, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा कि शेयर को, जो शेयर्स का वैल्यू मेरा था, मान लेते हैं 10 लाख रुपए, ठीक है। अब 10 लाख रुपए में हमको शेयर्स निकालना था, तो पहले हम 1000 निकालते थे, अब उसको क्या करेंगे, 100 ही शेयर निकालेंगे, वैल्यू बढ़ा देना। क्लियरली आई एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कह रहा है इट इज डन बाय कंसोलिडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ द स्मॉलर डिनोमिनेशन इनटू शेयर्स ऑफ हायर डिनोमिनेशन। फॉर एग्जांपल देखिएगा, कह रहा ए लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल 30 लाख डिवाइडेड इनटू 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each। अब देखिए 30 लाख रुपया था, उसको ये करना था, उसने 3 लाख शेयर क्या कर दिया, बना दिया। 3 लाख शेयर 10 रुपया करके बना दिया। अब जब रिजॉल्व हुआ, जब कॉन्सोलिडेटेड हुआ, तो इसी को इन्होंने क्या कर दिया, 30,000 शेयर बना दिया 100 रुपया वाला। तो 30,000 शेयर 100 रुपया वाला मतलब वैल्यू बढ़ा दी इसने, 10 रुपया से 100 रुपए कर दी एक शेयर की वैल्यू, तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। क्लियर है बात। हाँ जी सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये इसकी एंट्री है, इसको देख लीजिएगा, कोई खास नहीं है। अब तीसरा है सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। सब डिवीजन ऑफ शेयर मतलब वैल्यू को शेयर्स में बांट देना। देख लीजिए, in this method of existing shares of higher denomination of the subdivided into shares of smaller denomination. In this method, if the shares are partly paid up, then care must be taken in the ratio between the face value and the paid up value should remain the same. क्या बोला, फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों बराबर होना चाहिए। कह रहा है फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल 30 लाख डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज एच। ठीक है, ये तो सिंपल सा चीज हो गया। 30 लाख का कैपिटल था, उसमें से 30,000 शेयर इसने बना दिया 100 रुपए एच वाला, बिल्कुल सही। रिजॉल्व टू सब डिवाइड द शेयर 3 लाख शेयर ऑफ 10 रुपीज इज द फॉलोइंग जनरल एंट्री विल बी पास। अब देखिए सब डिवीजन ऑफ शेयर में इन्होंने क्या किया, घटा दिया, कंसोलिडेशन में बढ़ा दिया, सब डिवीजन में घटा दिया। क्लियर है बात। हाँ जी सर, देखिए आपको ना इतना डीप पूछेगा नहीं, आपको बस सीक्वेंस याद रख लेना है, या फिर इसके 5 जो ऑप्शंस है ना वो याद रख लेना है, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कह रहा है कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर। कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर क्या बोला, बोला जो अनइश्यूड शेयर है वो इसको कर दीजिए। अब अनइश्यूड शेयर क्या होता है, आपको मैंने पढ़ाया लास्ट क्लास में। इशू शेयर मान लेते हैं कि उसने किया, टोटल ऑथोराइज शेयर था मान लेते हैं 10 लाख,
अब इसने 6 लाख को शेयर को इश्यू कर दिया, 6 लाख रुपए का शेयर इश्यू कर दिया, तो जो 4 लाख बचा वो अनइश्यू शेयर हो गया। हाँ जी सर, तो इस अनइश्यूड शेयर को कैंसिल कर देना। बोला भाई साहब एकदम हटा दो इस शेयर को। क्लियर बात? हाँ जी सर, देखिएगा पढ़िएगा, बोल रहा है इन दिस मेथड द शेयर विच हैव नॉट बीन सब्सक्राइब्ड और कैंसल्ड विच लीड टू द डिक्रीज इन द अनइश्यूड कैपिटल। बोला जो सब्सक्राइब नहीं हुआ है, ठीक है, और कैंसिल नहीं हुआ, उसको हम लोग अनइश्यूड शेयर कहते हैं। कह रहा है हाउएवर द कंपनी विदाउट सैंक्शन ऑफ द कोर्ट कैन नॉट कैंसिल द अनपेड अमाउंट ऑफ द ऑलरेडी इशूड शेयर्स। जो ऑलरेडी इशूड शेयर हो चुका है उसको कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन जो अनइश्यूड है उसको तो कैंसिल कर सकता है। अब देखिएगा नेक्स्ट, कन्वर्जन शेयर्स इनटू स्टॉक। ऑफ शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, कैसे? But in this method the fully paid shares are converted into stock and stock is reconverted into fully paid up shares. For example, a limited converts 3 lakh share of 10 rupees into equity stock of 30 lakh. The following generative will be passed. अब देखो 3 लाख शेयर था, 10 रुपए एच वाला था, तो उसने क्या कर दिया, सारा 30 लाख रुपए स्टॉक बोल दिया। बोला भाई साहब इसको आप स्टॉक मान लीजिए मेरा। क्लियर है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। तो ये तो सिंपल है। तो ये 5 जो है ना पॉइंट, उसको याद रखिएगा आप। अब आ जाइए रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब। अभी मैंने सारा, इसीलिए मैंने इसको हिंदी में लिख के आपको समझा दिया। कह रहा है सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय ट्रिब्यूनल ऑन एप्लीकेशन ऑफ बाय मनी, रिडक्शन ऑफ कैपिटल कैन बी कैरिड आउट by company according to the provisions laid down section 66 of the Companies Act 2013. The reduction of capital can be only made if mentioned in the articles of the company and the special resolution is passed to the effect. Further, the scheme of reconstruction should be approved by the court and the sections of the court should be maintained. दो चीजें, एक तो भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए, ठीक है, नहीं है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करिए और तब मेंशन करिए, और दूसरा कोर्ट का परमिशन यहां जरूरी है। अब देखिए 5 कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा ध्यान से। कह रहा था कंपनी मस्ट बी ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल इफ देयर इज नो प्रोविजन इन द आर्टिकल्स टू डू सो इट मस्ट पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू आफ्टर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ध्यान दीजिएगा मोटा भाई साहब, ऐसे तो आप नहीं कर सकते रिड्यूस कैपिटल को, तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तभी आप कर सकते हैं। दूसरा बोला स्पेशल रेजोल्यूशन इफेक्टिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मस्ट बी पास्ड एट द जनरल मीटिंग एंड अ कॉपी ऑफ देयरऑफ शुड बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन द 30 डेज ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। 30 दिन के अंदर आपको इसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ेगी जो स्पेशल रेजोल्यूशन आपने किया है जनरल मीटिंग में। क्लियर बात? हाँ जी सर। और फिर क्या कह रहा था, कंपनी मस्ट फाइल ए पिटीशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर द ऑर्डर कंफर्मिंग द रिडक्शन। और कंपनी जो है वो पिटीशन भी फाइल करेगा कहाँ? ट्रिब्यूनल में। एंड द ट्रिब्यूनल पासेस स्कीम कैपिटल रिडक्शन ऑन सच टर्म एंड कंडीशंस एज इट मे थिंक फिट ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स हैज बीन ऑब्टेन्ड ऑफ देयर क्लेम। अब देखिए ट्रिब्यूनल क्या करेगा, क्रेडिटर को बुलाएगा, बोलेगा भाई साहब तुम्हारे हिसाब से वो सब कुछ ठीक है? बोला हाँ ठीक है, तो फिर वो कंसेंट पास करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट कह रहा द ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट कंपनी टू ऐड वर्ड एंड रिड्यूस्ड। बोला ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा कि भाई साहब अब तुम बैलेंस शीट में अपना एक वर्ड ऐड करो, क्या? एंड रिड्यूस्ड एंड टू इट्स नेम एज द लास्ट वर्ड फॉर सच पीरियड द कोर्ट डीम्स फिट। द सच वर्ड्स विल बी डीम्ड टू बी पार्ट ऑफ नेम ऑफ कंपनी। समझ में? जैसे ए लिमिटेड बैलेंस शीट बोलते हैं ना, ए लिमिटेड बैलेंस शीट एंड रिड्यूस्ड लिखा जाएगा वहां। अब उसके बाद क्या बोला, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ट्रिब्यूनल कंफर्मेशन ऑर्डर एंड चेंज्ड मेमोरेंडम मस्ट बी विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 3 months ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। द रजिस्टर शैल बी द सेम इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन द मंथ, रिडक्शन शैल टेक द इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो बोल रहा है सर्टिफाइड कॉपी जो आपने आपको ट्रिब्यूनल से कंफर्म हुआ है और मेमोरेंडम जो आपने चेंज किया है उसको भेज देना होगा 3 महीने की कोर्ट के अंदर। कोर्ट के जो परमिशन हुआ था तो उसके 3 महीने के अंदर आपको भेजना होगा, तभी आपका ये काम हो पाएगा। अब देखिएगा जी, बोल रहा है कि कैपिटल रिडक्शन कैन टेक प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 फॉर्म्स। 3 तरीके से कैपिटल रिडक्शन आप कर सकते हैं। कैसे, क्या क्या नियम है? बोल रहा है एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कॉल्ड अमाउंट शेयर्स। जो आप एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं लायबिलिटी जो अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ शेयर्स है, जो मांगा ही नहीं गया। अमाउंट अनकॉल्ड क्या हो गया? जैसे मान लेते हैं
10 रुपया का शेयर था, 2 रुपया एप्लीकेशन मनी, 2 रुपया आपका अलॉटमेंट, 3 रुपया आपका फर्स्ट कॉल और 3 रुपया था फाइनल कॉल। अब आपने मांगा ही फर्स्ट कॉल तक, तो फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिलेगा, तो वहां पे आप कैपिटल डिडक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, आइए देखिए, देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए पहला क्या, केस 1 बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, द कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड विच कंसिस्ट 50,000 इक्विटी शेयर्स एज अ 10 रुपीज, 8 रुपया पेड अप था, इज नाउ रिड्यूस टू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 8 रुपीज फुल्ली पेड अप, द जनरल एंट्री विल बी। अब देख लीजिए 10 रुपया का शेयर था और 8 रुपया ही पेड किया था, तो उसने 8 रुपया को मान के जनरल एंट्री की पास कर दी। तो कि रिड्यूस कैसे कर दिया लायबिलिटी को, भाई साहब जो पेड किया उस बेसिस पर रिड्यूस कर दिया। क्लियर है? हाँ जी। अब क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा, इन सच केस द शेयर होल्डर बेनिफिट, देखिए यहां तो शेयर होल्डर का बेनिफिट हो गया कि भाई साहब उसको शेयर मिल गया 8 ही रुपया में, 10 रुपए का था, 8 रुपए में मांगा ही नहीं तो पेड भी नहीं किया, तो 2 रुपए का तो बेनिफिट हो गया शेयर होल्डर को, बिल्कुल। लेकिन क्रेडिटर को नुकसान होगा, तो इसीलिए बोला कि इससे क्या करना होगा, क्रेडिटर से परमिशन लेके ये काम आपको करना पड़ेगा। देखिए ये बोल रहा है क्या, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द ट्रू पेन फीचर्स, कौन, शेयर होल्डर्स। ऑन द अदर हैंड द सिक्योरिटी टू क्रेडिटर्स रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ 2 रुपीज एंड सच द कंसेंट क्रेडिटर्स विल नीडेड फॉर सच रिडक्शन, तो कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स क्या लेना पड़ेगा। दूसरा केस में आइए, दूसरा केस बोल रहा है पेइंग ऑफ एनी पेड अप कैपिटल व्हिच इज एक्सेस ऑफ द नीड्स द कंपनी, व्हेन अ कंपनी फाइंड्स दैट इट हैज एक्सेस इट मे रिड्यूस बाय रिटर्निंग द एक्सेस कैपिटल टू द शेयर होल्डर्स द एंट्रीज। देखिए जब कोई कैपिटल लग रहा है कि भाई साहब ज्यादा हो गया है एक्सेस अमाउंट में, तो उसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। दूसरा केस, इसका एंट्री क्या होगा, ये देख लीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर टू बैंक। आइए इसका एग्जांपल तो नहीं, since the refund of the surplus capital deduction creditor security their consent will be required for such a scheme। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं बोला भाई साहब जब ओवर वैल्यूड हो गया तो उसको कम कर दो। और केस नंबर थर्ड क्या है जी, ये भी देख लीजिए, कैंसलिंग और राइटिंग ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल, बोला कैंसिल कर देना पड़ेगा या राइटिंग ऑफ कर देना पड़ेगा any paid up share capital। But when a company suffer losses continually, it is often seen that the asset side of the balance sheet contained a huge accumulated losses and the unwritten off balance of fictitious assets such as share issue expenses, discount, commission on issue, share and debenture, amount shown in goodwill in the books of such company also represents the accumulated loss because the company which is suffering a huge loss continually cannot be said to be enjoying goodwill। अब देखिए ध्यान दीजिए, इस बात को समझिएगा, बोल रहा है कैंसिल कर दीजिए, राइटिंग ऑफ कर दीजिए जो पेड अप शेयर कैपिटल ऑलरेडी फालतू में दिख रहा है। अभी मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, मान लीजिए कंपनी ऑलरेडी बहुत सारा लॉस बियर कर रही है और एक्सपेंस दिखा रही है, भाई शेयर इशू में जो एक्सपेंस लगा, डिस्काउंट, कमीशन, ये सब लगा, गुडविल दिखा रही है। तो भाई जब तुम्हारा लॉस हो रहा है तो तुम गुडविल कैसे दिखाओगे? गुडविल तो एंजॉय तब करते हैं ना जब प्रॉफिट रहेगा, जब प्रॉफिट ही नहीं तो फिर गुडविल कैसा? तो इसीलिए तीसरा केस हो गया क्या कि कैंसिल कर दो या राइट ऑफ कर दो, किसको? पेड अप शेयर कैपिटल को। तो 3 ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन इसको बस याद कर लीजिएगा, बेसिकली थोड़ा बहुत नजर ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? अब एक चीज और समझिएगा, ये जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है इसमें कंसेंट जरूरत है किसका? क्रेडिटर्स का। और थर्ड ऑप्शन में ऐसा कोई बात नहीं है। लीजिए जी, आप ये हमारा खत्म क्या हो गया? ये हमारा खत्म हो गया जी ये इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जी लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।